प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले सजाएं, वारंट, नाअहलियां और बरतरफियां। तहरीक इंसाफ शदीद बहरान में गिरती जा रही है। 9 मई के 3 बड़े मुकदमात में मजमूई तौर पर 284 मुल्जिमान में से 196 को सजा, 88 बरी। उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक समेत कई रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो को बरी कर दिया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान और उमर अयूब समेत 50 से जायद रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। क्या इन हालात में तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने में कामयाब हो जाएगी? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसका इनेकाद आखिरी लम्हे तक गैर यकीनी रहा मगर बिल आखिर ड्रामाई अंदाज में मुमकिन हो गया। इस सियासी मंजरनामे पर भी करेंगे मुकम्मल तज्जिया। अब बात माशी और खारजा महाज की। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी हुक्काम से मुलाकात के बाद ये पेशरफ्त हुई और इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी मसनूआत पर आयद अमरीकी टैरिफ में नरमी का इम्कान है। दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय हुकूमत की क्लास लेते हुए दिलचस्प बयानों का सिलसिला शुरू किया। एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करता दिखाई देगा। ट्रंप ने साथ ही भारत को वार्निंग भी दे डाली कि रूस से तिजारत पर भारत को इजाफी सजा दी जाएगी। भारत की मईशत मुर्दा है, डूबने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सदर ट्रंप दरअसल क्या पैगाम दे रहे हैं? ये माशी पेशरफ्त पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है और पीटीआई की मौजूदा कानूनी सूरत हाल सियासी मैदान पर क्या असर डालेगी? इन तमाम अहम मौजूआत पर आज बात करेंगे। आमिर साहब, जिस तरह से आज का दिन डेवलप होता रहा, इतनी गिरफ्तारियां, ये जो सिलसिला है, अभी ये सुनने में आ रहा है कि मजीद भी गिरफ्तारियां होंगी। ये पूरी पीटीआई तो गिरफ्तार होगी। मुझे ये याद नहीं पड़ता कि जमहूरी दौर में किसी भी जमहूरी हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख में एक दिन में इतनी ज़्यादा सज़ाएँ आई हों। इवन मार्शल लॉ में भी मेरा ख्याल सज़ाएँ जो हैं, ये जो स्केल है कि 3 मुकदमात में 284 मुल्ज़मान में से 196 अफराद को सज़ा दी गई है और नाम आपने पढ़ दिए हैं। काफ़ी पूरी ही तकरीबन उनकी लीडरशिप पीटीआई की है और सज़ा पाने वालों में कुछ 6 MNAs हैं, 3 MPAs हैं, 1 सेनेटर हैं। नॉर्मली ये हमेशा ये हर जमहूरी दौर में एक चीज़ का ख्याल रखा जाता था कि एक तो सियासी वर्कर में और एक मुजरिम में, मुल्ज़िम में तफरीक की जाती थी। एक तो वो तफरीक बड़ी थिन लाइन रह गई है। दूसरा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे या MP, MNA, सेनेटर्स हज़रात थे, इनके मतलब थोड़ा सा इनके लिए असूल व ज़वाबित, इवन कानून भी ज़रा मुख्तलिफ होता था और सियासी कैदियों में तफरीक की जाती थी। अभी जो है जिस तरीके से सूरत हाल है कि लीडर्स ऑफ द अपोजिशन जो हैं नेशनल असम्बली के उमर अयूब साहब भी, उनको भी 10 साल सजा हो गई है और लीडर ऑफ दी सेनेट जो है शिबली फराज साहब जो है, सेनेटर शिबली फराज साहब, उनको भी 10 साल की कैद हो गई है। और साथ में पहले ही पंजाब असम्बली के जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है अहमद खान बच्चर साहब, उनको भी 10 साल की पहले ही सज़ा हो के वो तो डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोई ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया। जो एक तरीका कार है कि नोटिस दिया जाता है हफ्ता 2-4 हफ्तों का और उनको बुला के उनसे सुनवाई की जाती है, वो भी नहीं है। वो पहिए लगा के डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और इन 10 लोगों के साथ भी यही सलूक किया जाएगा। साथ में जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जो की गई भी है, वो आरिफ अलवी गंडापुर समेत जो है 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी हैं। उसमें तमाम ही लोग आ जाते हैं कि मुल्ज़मान में मुराद सईद, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ़ हसन, मुराद सईद, शुएब शाहीन, उमर अयूब, हामिद रज़ा, आज़म सवाती, अलीमा खान, शेख वक्कास, शंदाना गुलजार, कज़ल शोज़ब, सारे ही तकरीबन उनकी तमाम लीडरशिप है। माजी में ये होता रहा कि
मुझे याद है कि असेंबली के दिनों में सबसे बड़ा ये इशू होता था कि एक कोई फ़र्द जो गिरफ्तार था, शेख रशीद फॉर एग्ज़ाम्पल, या यूसुफ रज़ा गिलानी या जावेद हाशमी, कि इनके प्रोडक्शन ऑर्डर पार्लियामेंट ने दिए और ये क्यों नहीं पेश किए गए, इनको क्यों मौका नहीं दिया गया कि ये पार्लियामेंट में सज़ा के बावजूद भी इनको शिरकत का हक है, कि जब तक ये है। तो इसी के ऊपर पार्लियामेंट चलती नहीं होती थी। ये पूरी 1990s की कहानी यही रहती, ये बाद में भी ये तस्वर रहा। मगर अभी एक दिन के अंदर ये जो 8 लोग जो हैं, 10 लोग आज जो हैं, 6 MNS, 3 MPs और 1 सेनेटर जो हैं, ये 10-10 साल की इनको सज़ाएँ हो चुकी हैं। 4 के करीब जो हैं पहले सज़ाएँ मिल चुकी हुई हैं। 14 ये लोग हैं। मगर वो कहते हैं, पंजाबी में मुन्नू भाई की नज़म है कि अजय क़यामत नहीं आई। और बताया ये जा रहा है कि टोटल 52 के करीब जो हैं अभी लोग MNAs, MPs और सेनेटर हैं जिनके जो कि नामजद हैं मुख्तलिफ मुकदमात में। और इस बात का कभी इम्कान है कि आइंदा आने वाले दिनों हफ्तों में उनको भी सज़ाएँ दी जा सकती हैं। तो जो ये बन रही है तादाद, ये कोई कुछ मुख्तलिफ ज़राए से कोई 40 से लेकर 75 तक के नाम बताए जा रहे हैं। मुख्तलिफ लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देर सुन रहा था, फैसल चौधरी, उनका ख्याल था कि 40 लोग हैं। फिर कुछ और लोग कह रहे थे कि जनाब ये 75 लोग हैं MNAs, MPs। तो उसके बाद जो 2 सवाल आ जाते हैं। एक तो क्या KP के अंदर जो जहाँ इनकी हुकूमत है PTI की, क्या वहाँ इतने ज़्यादा लोग जो है गिरफ्तार, सज़ा, कन्विक्टेड होने के बाद डिस्क्वालीफाई होंगे? ज़ाहिर है डिस्क्वालीफाई होंगे तो फिर बाई इलेक्शन होगा। बाई इलेक्शन के अंदर एक अपना मसला होता है। फिर ये क्या किस रफ्तार से ये, ज़ाहिर है तमाम लोग जो है अपीलों में जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, तो क्या किस रफ्तार से इनकी सुनवाई होती है और KPP गवर्नमेंट रहती है या नहीं रहती? क्योंकि वाडा साहब ने ये आज उनका बयान ये आया हुआ है और उनके पास अक्सर क्योंकि ख़बर पहले पहुंच जाती है, तो उन्होंने कहा जी ये चंद दिनों की मेहमान अली मीन गंडापुर की हुकूमत ये रहेगी, ज़्यादा देर नहीं रहेगी। और PTI के लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये आया हुआ है, जो उनके गौर खान को भी मैं सुन रहा था, कि वो क्या अभी ये मौजूदा पार्लियामेंट के सिस्टम में वो रहते हैं या नहीं रहते हैं। वो कहते हैं जी हम इसके ऊपर गौर करेंगे कि क्या हम जो है असम्बली सेशंस का बाइकआउट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है आमिर साहब, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो डिस्कस करने हैं हम। कि इसके अंदर 2-3 और अहम चीज़ें ये हैं कि ये फैसलाबाद की अदालत से ये केसेस आए हैं और ज़्यादातर ये जो 186 के करीब लोग जिनको सजाएं हुई हैं, ये इनमें से ज़्यादातर लोग फैसलाबाद में मौजूद नहीं थे। 196 ये फैसलाबाद में मौजूद नहीं थे और ये कई इनमें से लोगों को मुख्तलिफ मुतअद्दिद मुकदमे, फॉर एग्जाम्पल अहमद चट्टा साहब का भी इसमें नाम देख रहा हूँ, उनको पहले ही 10 साल कैद किसी और जगह पे भी हो गई है। सो 2-3 जगह से अगर अदालतों के अंदर सजाएं उनको होंगी एक ही दिन की, तो उसके शायद इससे उनकी बचत भी हो जाए। मगर कमाल ये है कि जज साहब ने अपने फैसले के अंदर जो है वो जो फैसलाबाद की अदालत ने जज जावेद इकबाल शेख साहब ने फैसले में वो कहते हैं कि जब लोग बहुत ज़्यादा हों तो हर किसी के किरदार वाजे करना मुश्किल होता है, इसलिए एक एक किरदार पर बाकी सबको सजा दी जा सकती है। ब्लैंकेट वो ये ब्लैंकेट पनिशमेंट, ये जो है 2-3 चीज़ें, एक तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो तरीक़ाकार था फाटा के अंदर जो अंग्रेज़ के ज़माने से चलता था, FCR जो कहा जाता था, जिसे कि पूरे एक बंदा अगर सज़ा करे तो पूरे गांव को ही उड़ा दो, तो वो कलेक्टिव सज़ा। दूसरा उन्होंने नज़रिया ज़रूरत को रीइन्वेंट किया है। फैसले में वो फरमाते हैं कि जनाब जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाएं तो फिर जो है आप ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक एक केस के ऊपर गौर किया जाए। तो वो ऑलमोस्ट उन्होंने कहा जी ये कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, मोरलेस कलेक्टिव लाइबिलिटी उन्होंने कह दिया। वो FCR वाला कानून जो है उन्होंने कहा जी ये एक बड़ा डायनामिक अप्रोच है जो है ना ऑर्डनरी लॉ से,
मतलब ये आम जो इस्तेमाल किया जाता है कानून का जो असूल और ज़वाबत है वो बड़ा आमियाना है, और वो ट्रेडिशनल रवायती कानून से ये एक डायनामिक लॉ है। बेसिकली उन्होंने भी नज़रिया ज़रूरत इन्वेंट किया है, अपनी लॉजिक इस्तेमाल की है। ये पहले जो है मौलवी तमीजुद्दीन के केस के अंदर ये जस्टिस मुनीर के ज़ुमरे में आता है कि उन्होंने ये नज़रिया ज़रूरत ईजाद किया था उस ज़माने में। तो जूरिस्प्रूडेंस के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी एक सवाल खड़ा हो गया है कि कानून की किताबों में वो ढूंढें कि ये प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या चीज़ है, और ये इनका ये कहना, ये मंतक देना, कानूनी मंतक देना कि ये एक डायनामिक अप्रोच है एज अपोज टू ट्रेडिशनल एंड ऑर्डिनरी लॉ। सो ये एक बड़ा मज़ेदार एक जो है ना कानून की रोज़ एक नई हम पढ़ते हैं कि ठीक है सियासी समझ आती है कि इस वक्त जो एक मैसेज देना चाहती है हुकूमत भी और मुक़तदरा भी कि 5 तारीख को जो है वो उन्होंने ऐलान किया हुआ है, तो उसको भी दबाना है और ओवरऑल जो है वो उनको ये मैसेज देना है। मगर कानून के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है इसकी हम मंतक ज़रा समझ लें तो वो कुछ वो होगा। आमिर साहब, एक वर्ड आपने यूज़ किया कि जो सियासी वर्कर होता है उसके और एक मुल्जिम के साथ जो ट्रीटमेंट होता है या मुजरिम के साथ जो ट्रीटमेंट होता है उसको डिफरेंट रखा जाता है। यहाँ तो दहशत गर्दी की लाइन में खड़ा कर दिया ना, यहाँ तो फिर डिफरेंस नहीं हो सकता। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि ये इंसदाद दहशत गर्दी की जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट की ये अदालत है जिसके अंदर ये किया गया है, तो ये तो खैर अभी पुराना वैसे तरीक़ाकार है। ये कानून जब से बना है इसका इस्तेमाल हमेशा मिसयूज़ हुआ है, तो ये एक नेक्स्ट लेवल है। अच्छा आमिर साहब, अमजद खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कनेक्ट हो गई है लाइन, को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमजद न्याजी साहब। थैंक यू वेरी मच जी न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं आगे लाइन शायद गालबन कट गई, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमें कानून सीखने का और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है आपके वालिद साहब से सीखने का बहुत मौका मिला। तो मैं ये फैसलाबाद के अंदर जो है ये 196 के करीब लोगों को जो सजाएं हुई हैं उसके मतलब जज साहब की जो है ना डिटेल उनकी जो जजमेंट है वो पढ़ रहा था। उन्होंने एक तो मोर और लेस नज़रिया ज़रूरत रीइन्वेंट किया है, और उन्होंने कहा जी एक आदमी के मतलब शवाहिद आ जाएं तो बाकियों के लिए काफ़ी है, सबको बारी बारी चेक करना ज़रूरी नहीं है। क्या कहेंगे? ये तो आमिर भाई आपके साथ एक तो पहले बहुत पुराना ताल्लुक है, और आप एक सही जर्नलिस्ट भी है और रिसर्चर, आप रिसर्च भी करते हैं। देखिए, सबसे पहले सोचने की बात है कि यही तो हम बार बार कहते रहे कि आप एक फोरम बनाएं, आप एक कमीशन बनाएं और उसमें जाके आप तयन करें कि कौन गुनाहगार है कौन गुनाहगार नहीं है। आप सीसीटीवी लेके आएं, आप प्रोब करें ऐसा कमीशन जो बाइख्तियार हो और वो तयन कर सके कि जी किसका जुर्म है किसका नहीं है, और उसके मुताबिक उसको सजा और जजा मिले। लेकिन बदकिस्मती है कि ये केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बनाए गए हैं, सियासी केस हैं, और उसकी कोई गुनाहगार है नहीं है उनको एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। और जो नहीं है, अब जैसे पॉलिटिकल लोग हैं, वर्कर्स हैं कई जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना उनका कोई वास्ता ना वहां पे मौजूद, अब एक जो 3 गवाह हैं वो पूरे पंजाब में घूम रहे हैं, जबकि उनका खुद का जो आपने देखा होगा कि वो उस दिन छुट्टी पे था और बल्कि उसको सजा मिली कि जी वो काम नहीं करता, उसको बावजूद भी एविडेंस जो है वो मोतबर नहीं रहती, लेकिन उसको भी माना जाता है। और फिर जो सोफे के नीचे है, सोफा को इतना बड़ा है, इतना बड़ा हाल तो नहीं था जिसकी वो सारी साजिश सुन रहा था। फिर क्या उन्होंने जब साजिश सुनी तो उस दिन इन्होंने 5 या 7 मई को क्यों इन्होंने रिपोर्ट नहीं कराई, ये बहुत सारी चीजें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे बयानियों को माना नहीं जा रहा। कौम के सामने हम यही तो कह रहे हैं कि खुदारा आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ऐसे काम ना करे जिससे अवाम का एतमाद उठ जाए, अदालतों पे एतमाद न रहे। इलेक्शन कमीशन पे पहले ही नहीं रहा, अदालतों पे अब नहीं रहा।
जब अदालतों पे इंसाफ न्यारी नहीं साहब, मैं रहता अभी तो अभी 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 समझना चाह रहा हूँ कि अब सूरत हाल ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब के अंदर जो है उनको भी 10 साल सज़ा हो गई है, और नेशनल असम्बली के अंदर उमर अयूब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो भी 10 साल के लिए सज़ा हो गई है, और सेनेट के अंदर शिबली फराज साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन, तीनों जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे पार्लियामेंट के अंदर और पंजाब असम्बली के अंदर, उनको सज़ाएं हो गई हैं। और मोर लेस सारी जो लीडरशिप आपकी जो बाहर रह गई थी, या उनको सज़ाएं हैं या उनके वारंट गिरफ्तारी जो है ना नाकाबिल ज़मानत हो गए हैं। अब इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या लाएअमल होगा आपका? मैं पहली बात का जवाब आमिर भाई ये देना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट तकल्लुफ कर रही है ना ट्रायल वाला, ये भी छोड़ दे, सबको एक ही दफा उठा के जेलों में डाल दें और अवाम को कहें कि जी हमने बादशाहत का ऐलान कर दिया है, आप हमें मानें। अब यही एक है। दूसरा, हमारा लहमला बिल्कुल वाजे है, पिछले 2.5 साल से हम इसी फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं, इसी जहरियत जो हमारे ऊपर हो रही है, केसेस हो रहे हैं, हमारा लीडर इमरान खान जेल में बैठा है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि हमारा एहतजाज, हमारी तहरीक पुरअमन है, पुरअमन रहेगी। और लाएअमल बिल्कुल वाज़ेह है जी, उसके ऊपर कोर कमेटी भी, पॉलिटिकल कमेटी भी, पार्टी भी इसके ऊपर सोचो विचार कर रही है। और जिस तरह आपने आज देखा कि एक हमारा फोरम था आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, उसके ऊपर जो एक कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, तो हालात आपके सामने, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको जो ये तहरीक है, अब ये आपको रुकती नजर नहीं आएगी, बल्कि इसमें और तेजी आएगी। ये आप जो फरमा रहे हैं कि उनको ये तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए, जज साहब ने फैसले में एग्जैक्टली यही किया है। उन्होंने फैसले के अंदर ये लिखता है, मैं पढ़ देता हूँ आपको। उन्होंने कहा जब बहुत लोग ज़्यादा हों तो हर किसी के किरदार वाज़े करना मुश्किल होता है, इसलिए कि एक किरदार पर बाकी सबको सज़ा दी जा सकती है। तो FCR वाली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्होंने लफ्ज़ जो फैसले में कंस्ट्रक्टिव जो है ना पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी, उन्होंने मोरलेस यही कहा है कि एक का भी अगर मेरे ज़हन में सबूत आ गया तो बाकी 196 में के सजा देने के लिए काफ़ी है। आमिर साहब, जिस तरह से अमजद साहब ने कहा कि लाएअमल बिल्कुल वाजे, अब बिल्कुल भी वाजे नहीं है। अगर ये एक ऑनेस्ट बात की जाए ना, वो ठीक है, समझ आ रहा है कि वो जिस तरह की सिचुएशन में है, जिस तरह उनके हाथ जकड़े हुए हैं, लेकिन एक लैप्स ऑफ स्ट्रैटेजी तो मौजूद है। क्योंकि आज भी बैरिस्टर गौहर जो थे वो यही कह रहे थे कि अभी पता नहीं, अभी बात करेंगे, हम चैलेंज करेंगे फैसलों। कोई मुबहम किस्म की एक स्ट्रैटेजी उनके बात से पहले तो जो उनका था कि लाएअमल क्या होगा, वो एक डिफरेंट सवाल था, मगर आज के इतनी ज़्यादा ये जो 196 लोगों को जो 10-10 साल की सज़ाएँ हो गई हैं, तो अब सबसे बड़ा सवाल PTI के लिए ये खड़ा हो गया है कि आया उन्होंने जो है ये इस बात पे सोच विचार करना है कि उन्होंने सिस्टम में रहना है कि नहीं रहना। KP की गवर्नमेंट का उन्होंने पिछली दफ़ा छोड़ के ये गलती की थी, और उसके बाद उनके पास एक सेफ हेवन है। ये ज़्यादातर लोग जिनके वारंट गिरफ्तारी हुए हुए हैं या जिनके सज़ाएँ भी हुई हैं, इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त KP में बैठी हुई है। तो वो उनके लिए एक किस्म का एक रिफ्यूज है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, इनको गिरफ्तार कैसे किया जाएगा। और अलीमुन गंडापुर वो बहरहाल चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबा के, और ऐसे सूबे के जो कि इस वक्त जहाँ पे सिक्योरिटी रिडन है, वहाँ पे बड़े मसाइल हैं सिक्योरिटी के, बाजौड़ में, वज़ीरिस्तान में, तीरा में, डेरा इस्माइल खान में, बन्नू में। तो उसमें जो ये अगर वहाँ पे उनको डीसीट किया जाता है, या उनके जिस तरह नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद में आ गई है और उन्होंने कहा है कि ये इनको गिरफ्तार किया जाए, तो अगर चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करते हैं तो फिर ये एक नेक्स्ट लेवल आता है। अगर ज्वाइन कर लिया, अमजद साहब साथ मौजूद हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि अभी ये सोच विचार जो खान साहब की जा रही है कि आप लोगों ने, गौर खान कह रहे थे कि हमने गौर करना है इस पे और इमरान खान से मशवरा करना है कि हमने सिस्टम में रहना है या नहीं रहना। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ पार्लियामेंट से बाइकआउट करेंगे या अपने आप को इस्तीफे देंगे? आमिर भाई, पहली बात तो ये है कि सिस्टम तो गिर पड़ा है और मैं कहता हूं कि टोटली कोलैप्स कर गया, क्योंकि एक शख्स को
आप जेल में रखते रखते आपने पूरे सिस्टम को गिरा दिया है। अब सिस्टम तो रहा नहीं। दूसरा, हमारी ये पूरी कोशिश थी और अभी भी तक है कि जमहूरियत जैसी भी हो चलती रहना चाहिए, लेकिन ये जो मौजूदा हालात में जो फैसले आ रहे हैं, इसने आपने मैं आपके लिए आप भी पल्स चेक कर लें, लोगों की निगाह में, अवाम की निगाह में अब ये पार्लियामेंट इररेलेवेंट कर दिए, खुद इररेलेवेंट कर दिए। मैं समझता हूं कि हम बजाते खुद जिस पेड़ पे बैठे हैं उस पेड़ को हमने काट डाला है, और इसका रिजल्ट जो है कोई किसी तरह के भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जहां आज आपका किसान, आपका मजदूर, आपका बच्चा, नौजवान, न उसको कोई अपना हक दिया जा रहा है, न उसको जॉब दी जा रही है, न उसको फैसिलिटी, इकॉनमी आपकी बैठ चुकी है, स्टेबिलिटी जब आपकी ना रहे तो कौन आपको ये तो फिर सुहाने ख्वाब ही हैं जो ख्वाब की शराब के पीछे आप दौड़ रहे हैं। अभी आप फरमा रहे थे कि तहरीक इसके बावजूद भी इन सज़ाओं के जारी रहेगी, पर मैं समझना चाहता हूं कि जब 196 लोगों को, इससे पहले भी सज़ाएं हो चुकी हुई हैं, मज़ीद 196 को कर दी गई हैं, कोई ये 14 के करीब जो है ना सेनेटर्स, MNAs और MPs बन जाते हैं, और वो बताया जा रहा है कि आइंदे वाले दिनों और हफ्तों में ये 40-50 भी हो जाएंगे। तो जब ये जो 5 तारीख का जो तहरीक थी आपकी के रूज तक लेके जाना था, तो जब लीडर या वो फरार होंगे या वो गिरफ्तार होंगे तो कौन लीड करेगा, कैसे चलेगा, इस तहरीक का क्या बनेगा? आमिर भाई, आपको याद हो ना, खान साहब ने कहा था कि ये तहरीक मैं खुद अडयाला जेल से लीड करूंगा, और वो उनको पता था कि आने वाले वक्त में क्या, और हमें भी पता था, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद हमें ये अंडरस्टूड चीजें थी कुछ कि ये फैसले आएंगे और इसी तरह के आएंगे, और इससे कोई 1% भी ऊपर नीचे हमें कोई इसमें अभाम भी नहीं था। बिल्कुल जो है 100% हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये फैसले आने वाले हैं, और वही हुआ। अमजद साहब, लेकिन ऐसे माहौल में बाहर कौन निकलेगा? आपके ख्याल में अवाम जो है वो सोई पड़ी है? अवाम आज भी आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन 30 लाख पोस्ट, और हर जगह पे पूरे चारों सूबों के अंदर जो एक्टिविटीज, जैसे हालात हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात हैं, जहाँ पे सांस लेना भी अब तो मुश्किल हो गया, लेकिन बावजूद लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, और किसी चीज को जितना दबाया जाता है उतनी जोर की बाहर आते हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये सड़कों पे जो लोग आएंगे, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे जो अभी आपने जिसका जिक्र किया कि ऑपोजिशन की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो थी, उसको एक हॉल के अंदर, होटल के अंदर जो है नहीं होने दिया गया, और एक प्राइवेट फार्म हाउस के ऊपर वो करवाई गई। तो कितनी आपकी उम्मीदें हैं कि अपोजिशन को साथ रख के जो है एक कोई फ़ाल किस्म की कोई एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे आप? भाईजान, आपने देखा होगा कि हाल के अंदर शायद किसी को पता चलता, किसी को ना चलता, खुद उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को खुद कामयाब बनाया ना। अब पूरा पाकिस्तान देख रहा था कि कॉन्फ्रेंस में ऐसे क्या क्या होने वाला है, और फिर वही कॉन्फ्रेंस जो अब फार्म हाउस पे भी बेशक हुई, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया देख रही है। वहां पे जो इलामी आया वो भी आपने देखा। जो हमारी अपोजिशन पार्टीज थी, जिनको ख्याल था कि मे भी हमें कुछ ना कहा, उनको भी अब पता चल गया कि फस्तायत की इंतहा क्या होती है, कि एक क्या डिबेट जो एक देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जब आपस में बैठती हैं, कैथारसिस होता है, तायुन करती हैं, मुल्क के अंदर जो मेरिट डीमेरिट होता है उसका तायुन होता है। लेकिन आप अगर मुल्क के अंदर कैथारसिस ही खत्म कर देंगे, डिबेट ही खत्म कर देंगे, तो मुझे बताएं फिर मुल्क क्यास की तरफ अवाम जाएंगे, क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल तो मेरा है कि फिर मुल्क के अंदर अगर लीडरलेस चीजें बाहर निकलना शुरू हो गई तो ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। क्योंकि आज आपका बलूचिस्तान जो है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो है उसके अंदर लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, और वहाँ पे बलोच बेल्ट के अंदर आग लगी हुई है, उस आग को बुझाने के लिए कोई तो पॉलिटिकल पार्टी अपना किरदार अदा करे। अगर वो गवर्नमेंट पे नहीं कर रही तो हम अपोजिशन पे कर रही है तो आप स्पेस दें। इसी तरह फाटा है, मसाइल है, आपकी वहां पे दहशतगर्दी है। देखिए, इन दो सूबों के अंदर आप अगर उनके जख्मों पे भरम रखने के लिए
रोकेंगे, नहीं रखने देंगे तो मसाइल उलझेंगे। इसी तरह आपकी इकोनॉमी है, अगर इकोनॉमी में हमारा इनपुट नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो कैसे कोई इन्वेस्ट करेगा। आज मैंने वही बात की कि जब तक चीजें ठीक नहीं होगी मुल्क कैसे आगे की तरफ बढ़ेगा, मुल्क नहीं चलेगा। आपको जब आपस में आप दस्ते गरेबां हो और आप एक बहुत लार्जेस्ट पार्टी जो, और फिर इमरान खान को 90% पाकिस्तान की आबादी जो है वो प्यार भी करती है, सपोर्ट भी कर रही है, अगर उसको एक साइड लाइन करेंगे तो लोगों के एतमाद मजरूह होगा, लोगों का एतमाद बढ़ेगा नहीं। लोग पहले आपने अभी जिक्र किया कि डिबेट होना बड़ा ज़रूरी है, कि लोगों को बातचीत कम से कम इतनी भी नहीं रोकनी चाहिए क्योंकि वो बात ही ना कर सके। आज जो ऑल पार्टीज़ की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें काशिफ अब्बासी ने भी शमूलियत की और उन्होंने मीडिया का एक, हमारा जो नुक्ता नज़र है, जो हमारे मसाइल हैं, उसकी निशानदेही की कि उनके अलावा जो है उन्होंने जिक्र किया और सही किया कि और भी 8-9 लोग जो हैं, जो मेन बड़े एंकर्स हैं नेशनल लेवल के, उनकी वो भी घर बिठा दिए गए हैं उनकी तरह। तो मैं ये सोच रहा था कि काशिफ अब्बासी और हम कई दफ़ा मरहूम अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ से इस चीज़ पे बहस करते थे कि यार जर्नलिज़म जो है ना, हम एक्टिविज़म करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो ये सियासी प्लेटफॉर्म पे जाके ये क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये मैं आज सोच रहा था ये नौबत भी आ गई है कि काशिफ अब्बासी को जो है एपीसी में जाके अपना नुक्ता नज़र पेश करना पड़ गया। तो ये बिल्कुल मैं इस पे आपके भी चाहूँगा, क्या कहेंगे इस पे। मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि जब आप डिबेट ही मुल्क के अंदर खत्म कर देंगे, लोगों को अपना राहदेही छीन लेंगे, लोगों की आवाज को दबा देंगे, लोगों को जेलों में डाल देंगे, लीडरशिप को जेलों में डाल देंगे, बड़ी लीडरशिप इमरान खान को जेलों में डाल देंगे, हक और सच को किसी भी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से आवाज उभरती है, उसको चाहे वो ताजिर है, चाहे वो मजदूर है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे वो मीडिया एंकर पर्सन है, मीडिया से ताल्लुक रखता है, तो जब आप डिबेट ही खत्म कर देंगे तो मुझे आप बताएं कि हम पाकिस्तान की कौन सी खिदमत कर रहे हैं। जब आपका ताजिर भाग रहा है, आपका हुनरमंद पाकिस्तान से भाग रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही, आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर जा रही है, तो आप कौन सा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। आपने छोटी जेल से बड़ी जेल बना दिया, पूरा पाकिस्तान एक बड़ी जेल के अंदर जो है वो तब्दील हो गया है। अमजद साहब, जिस तरह का माहौल बन चुका है और जिस तरह से हमने देखा कि ये एपीसी नहीं कर पाए आप लोगों का जैसे प्लान था, तो ये एक तरफ बात की जाती थी कि नेगोशिएशन की जाए, मुज़ाकरात से मसले को हल किया जाए, वो स्टेज तो अब नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ही इट्स अ फार क्राई। अब ये जो आपस में मुत्तहिदा ऑपोजिशन है वो भी नहीं मिल बैठ के कोई एक मुत्तहिद किस्म का बयानिया डेवलप कर पा रही, तो ऐसी सिचुएशन में ऑपोजिशन, खासतौर पर जो आज के फैसले हैं, ऑपोजिशन किस स्टेज पे है, वो किस नजर से देख रही है इस तमाम मामले को, ये जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन? हम तो कह रहे हैं कि जिस सिस्टम कोलैप्स कर गया, सिस्टम फेलियर की तरफ जा चुका है, यही तो सबसे बड़ी बदकिस्मत है। एक गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन होती है। अपोजिशन अपना लाहे अमल देती है, गवर्नमेंट काम करती है। साहब, अमजद न्यारी साहब का पॉइंट आ गया है। एक बात वाज़ेह है कि इसके अंदर दो तीन अब बस जो है इसके अंदर अब कुछ सवाल रह गए हैं। एक तो ये कि इसके बाद क्या लाएअमल होगा कि पार्लियामेंट, इस तरह गौहर खान आज कह रहे हैं कि वो इमरान खान से भी से पूछेंगे कि उन्होंने जो है पार्लियामेंट का बायकॉट करना है, इस्तीफे देने क्या रहने हैं। दूसरा, इस तहरीक का क्या बनेगा कि ये जो है तमाम लीडरशिप जब या मफरूर होगी या गिरफ्तार होगी, तो उसके बाद ये जो वो एक ख़तरनाक बात ये भी होती है कि जब रडरलेस चीज़ एक होती है तो वो एक कैओस भी होता है कि आप लीडरशिप जब होती है तो आप उनको काउंटेबल ठहरा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अगर एक आम आदमी के हाथ में कानून दे दिया जाए तो वो भी कोई मुनासिब बात नहीं है। मगर आई एम श्योर कि यहाँ पे जस्ट के जो है सीनियर एलिमेंट्स जो है प्रवेल करेंगे और चीज़ों पे गौर कर रहे होंगे कि इस वक्त जो है सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं हैं। और हम, एक अच्छी खबर है
कि हम अमेरिका के जो है टैरिफ का हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है, उस पे तो बिल्कुल बात उसके लिए तरक्की के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। उस पे मेरा आप अगले सेकंड में शायद बात करेंगे। जी जी, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि उसमें भी 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड डील है वो हो गई है, अब वो किस किस्म की है, किस नौयत की है, और फिर इसके अलावा ट्रंप इज बीइंग वेरी इंटरेस्टिंग, वो कुछ मजेदार बातें कर रहे हैं। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आमिर साहब, जिस तरह हम ब्रेक से पहले कह रहे थे कि एक तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये जो तिजारती माहिदा है ये तय पा गया है। अब इस पे कुछ टैरिफ पे भी रिलैक्सेशन का इम्कान है, क्या नजर आ रहा है? जी, ये एक मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे बाद एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत मुस्बत खबर है कि ये ऐलान किया गया है। ट्रंप साहब ने खुद ऐलान किया अपने ट्वीट के ज़रिए, और फिर ये पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आई है उसके अंदर हमें बताया है कि जनाब हमारा उनके साथ एग्रीमेंट तय पा गया है अमेरिका के साथ टैरिफ के ऊपर। अभी उसकी तफसीलात नहीं आई पे हमारे ऊपर पहले 29% टैरिफ था, और जो अभी तक अमेरिका ने 10% टैरिफ तो सारों पे ही रखा हुआ है। तो आया कितना कम हुआ है, ज़ीरो है या कम किया गया है, कितना, अभी ये उसका फिगर नहीं आया। आई एम श्योर वो शेयर किया जाएगा, मगर जिस तरीके से इसकी अनाउंसमेंट आई है वो बड़ी मुस्बत है। अमेरिकनों की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से हमें ये बताया गया है कि मुआहदे का मकसद जो है, जो पाकिस्तान एम्बेसी की जो प्रेस रिलीज है कि दो तरफा तजारत, सरमायाकारी और मंडी तक रसाई को फ़रोग देना है, और कमी उन्होंने कहा है कि लाजमी आएगी। अभी कितनी कमी आएगी ये तफसील अभी आना बाकी है। और मुआहदे से तवानाई, मादनियात, आईटी और क्रिप्टो में तावन बढ़ेगा। ये पाकिस्तान की खारजा फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से ये वाली ट्वीट आई है, ये प्रेस रिलीज आई है। ये माहिदा अमेरिका की रियासतों तक पाकिस्तानी बरामदात का दायरा कार को बढ़ाएगा और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी का इम्कान बढ़ेगा। तो ये एक उनका पाकिस्तान एम्बेसी का है। ट्रंप ने जो है उन्होंने वी हैव जस्ट कंक्लूडेड डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी हमारी ये हो गई है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है मैसिव ऑयल रिजर्व्स का कि हम ये कंपनी चूज़ कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी होगी जो इस पार्टनरशिप को, ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लोरेशन में इसको लीड करेगी। और साथ में उन्होंने एक इंडिया को चपेट मारी है, और भी काफ़ी चपेटें वैसे मारी हैं कि उन्होंने कहा हु नोज़ मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया सम डे। इंडिया वाली मामले पे बाद में आते हैं, मगर जो है ये इसने काफ़ी सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि ऑयल रिजर्व्स इन पाकिस्तान के मुतल्लिक जो, तो उसके मतलब काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं क्योंकि तफसीलात अब नहीं अभी तक आई। ओवरऑल बेसिक बुनियादी बात यह है कि अमेरिका का या किसी का भी हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बड़ा इशू रहा है, यहाँ इस मुल्क में नहीं आ रही। और अगर अमेरिका आता है और ऑयल एक्सप्लोरेशन में आता है तो ये एक बड़ी फेस वैल्यू पे एक बहुत बड़ी खबर है। अब इसकी तफसीलात अभी आनी हैं। तो ये पाकिस्तान का याद रहे कि ऑयल जो है हम 15% जो है ना अपना लोकली ऑयल बनाते हैं, 85% जो है ना ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। सो हमारा जो सारा बैलेंस और ट्रेड का मसला रहता है वो सबसे बड़ा एलिमेंट उसके अंदर ऑयल है। और ऑयल जो हम लोकल बनाते हैं, जो 15% बनाते हैं, वो कम हो रहा था। इस साल की जो फिगर है 9 महीनों में पिछले 11% जो है उसकी प्रोडक्शन जो है नीचे जा रही। तो ऐसे मौक़ों पर ये आना, तो हम अभी इसको सिर्फ मुस्बत अंदाज में ही देखेंगे। अब उसके ऊपर बहस हो रही है कि ये कहाँ से ये आया, क्योंकि पहले जो इस तरह की इतलाएँ आ रही थी कि हमारे पास जो ऑयल के कोई इतने अच्छे फिगर्स नहीं थे कि ये जो पहले हमारे पास रिपोर्ट थी, इवन जो
यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है और बाकी जो ज़राए हैं उनकी तरफ से ये आ रहा था कि पाकिस्तान में सिर्फ 0.2 बिलियन बैरल्स है और नेचुरल गैस के जो ज़राए हैं वो सिर्फ 18.7 TCF है। और ये टेबल जो देख रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं जो नंबर 1 पे वेनेजुएला है और सऊदी अरेबिया वगैरह हैं, तो वो 300-400 पे वो हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में फॉर एग्ज़ाम्पल वेनेजुएला के मुकाबले में जो कि सबसे ज़्यादा दुनिया में बनाता है, उनके प्रूवन ऑयल रिजर्व 303 हैं, तो हमारे 0.21% भी नहीं है। और प्रूवन नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं उनके 200 TCF हैं और सऊदी अरेबिया के 325 भी हैं और रशिया के 1668 हैं। हमारे अब वो महदूद होकर सिर्फ 18.7 TCF रह गए हुए हैं, तो पहले वो नहीं था। तो ये सवाल आ जाता है कि ये जो ट्रंप साहब ने जो ये ज़ाहिर है अमेरिका के सदर हैं, ऐसे ही ये कोई वो नहीं फैसला कर सकते। तो उसके मतलब ये कहा जा रहा है कि गालबन जो है हाल ही में एक 3 साला जो है बताया जा रहा है कि एक सर्वे किया गया जिसके अंदर जो है लोअर इंडस जो बेसन है हमारा जो कराची और बलूचिस्तान के साहिल के करीब जो इंडस का इलाका है, उसके अंदर सारी इलाकों में कोई 3 साल का एक सर्वे हुआ है, उसके अंदर से कोई अच्छी खबरें आई हैं। और दरमियान में ये कहा जा रहा है कि यूसुफ नज़र साहब हैं, इन्होंने एक ट्वीट की भी है। उन्होंने कहा जनाब ये हमारे पास EIA के उन्होंने 2015 के एस्टिमेट्स बताए हैं कि हमारी जो 9.1 बैरल्स जो हैं वो रिकवरेबल शेल ऑयल और 105 TCF की शेल गैस जो है इसका एक पोटेंशियल मौजूद है, मगर ये अनप्रूवन है और ये टेक्निकली मुश्किल भी है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। शेल के मतलब पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पूरी दुनिया, मगर फिर बाद में उसका वो महंगी लगने लग पड़ी, तो दुनिया दोबारा ये क्योंकि फ्लक्चुएट करता रहता है कि कौन सा फ्यूल जो है वो बेहतर है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। मगर अगर ये 9.1 बिलियन एस्टिमेट्स के ऊपर अमेरिका इसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, हमारे पास ना रिसोर्सेज हैं ना पैसे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। और अगर हमने साथ में ये है कि टैरिफ का में भी अमेरिका को मुतमईन कर दिया है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये कह रहे हैं, पहले भी हमने उनको मिनरल्स में क्रिप्टो में, अब ये देख रहे हैं कि ये क्या होता है। काफ़ी सारा सवाल ज़रूर हैं, मगर हम टैरिफ वॉर में अगर इस आजकल की इन दिस डे एंड एज जिसके अंदर बड़ी पूरी दुनिया जो है वो कह रही है बचना चाहिए, मतलब यूरोपियन यूनियन जो है उनको बड़े इख्तलाफात थे टैरिफ्स के ऊपर, मगर आखिर में उन्होंने लड़ाई करना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने 15% पे इत्तेफाक किया। जापान, कोरिया किसी पे 10%, किसी पे 15%, किसी पे 18%। तो सारी दुनिया जो है, ज़्यादातर दुनिया जो है चीन के अलावा और रूस के अलावा ईरान के अलावा तमाम दुनिया कोशिश कर रही है कि वो कन्फ्रंट ना करें अमेरिका को। और हमारे लिए अगर ये कोई टैरिफ डील हो गई है तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। मगर जी उसके अंदर अब ये आ जाता है कि जो एक मुल्क है इंडिया जो कि कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहा, मगर वो फॉर सम रीज़न जो है वो ट्रंप के निशाने पे आ चुका हुआ है। और इस तरह से कि पहले याद रहे कि मोदी साहब ने कुछ गलतियां माजी में की हुई हैं। ट्रंप जब पिछली दफ़ा जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त उनकी कैंपेन के अंदर मोदी साहब शामिल हुए थे और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाया था। उस वक्त बाइडन जीत गए। इस दफ़ा जब उनका एस्टिमेट था कि ट्रंप हार जाएंगे, ट्रंप जीत गए। अब इसके अंदर जो इस वक्त इंडिया के साथ हो रहा है, बड़ी सख्त किस्म की ट्वीट्स उनकी आई हैं जिसके अंदर उन्होंने आज की जो कल की पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया 25% टैरिफ है जो इंडिया के लिए 25% टैरिफ का ऐलान किया है। और साथ में उन्होंने कहा है कि जनाब वो जो रशिया से आर्म्स लेते हैं और साथ में रशिया से ऑयल लेते हैं पेनल्टी भी है। अब पता नहीं ये वो 10% है 25% है, अगर 25% पेनल्टी भी आ जाती है तो ये 25% है।
अब इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा सवाल आ गया है कि उन्होंने क्या करना है। अब इसकी जो है पर्सनल इशू भी है कि मैं समझता हूँ कि ये ट्रम्प साहब को जो है वो कैंपेन रीजन या वट एवर रीजन, फिर इसकी पॉलिटिकल भी हैं, स्ट्रेटेजिक असरात भी हैं और इकोनॉमिक सिक्योरिटी इकोनॉमिक भी हैं। इकोनॉमिक ये है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने, इंडिया की याद रहे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया को वो 87 बिलियन डॉलर के करीब हैं, वो उनके जीडीपी के जो है ना वो सिर्फ 2.5% है। ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।